और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी के जो वर्णमाला है इसमें मुख्य रूप से क्या है, तो वर्ण है ना, वर्ण। और ये वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। और वर्णमाला का हमने परिभाषा देखा था कि वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम क्या है, वर्णमाला है, या वर्णों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध जो क्रम है, क्रमबद्ध तरीका है, सुव्यवस्थित जो तरीका है, इस तरह से जो हम करते हैं तो वर्णमाला हो जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना तक? हमने वर्णमाला का क्या परिभाषा देखा था, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम या वर्णों का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित क्रम जो है, इसी को हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह या वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाएगा। इसमें दो प्रकार के हमने देखा था, स्वर और व्यंजन। ये जो है ना मुख्यतः है कि वर्णमाला में जो वर्ण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछ दिया जाए या पूछा जाए बताओ मतलब आपको क्या लगता है, दो ही प्रकार के होगा कि कुछ और हो सकता है, तो पूरे अध्ययन करने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ये तीन प्रकार के हो जाएगा। और एक अगला नाम है अयोगवाह, है ना, अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या है, जिसमें अ में के अंग और अ ये जो दो गो है उसको अयोगवाह कहते हैं। तो आप मोटे तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णमाला में वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन और अयोगवाह। और इनको अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो स्वर और व्यंजन, क्योंकि अपने संधि में जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में तो उसमें हम लोगों ने जरूर देखा था कि अयोगवाह के आधार पर भी संधि के प्रकार थे ना, क्योंकि संधि तीन प्रकार का होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये कहीं ना कहीं ये तीन आधार उधर दिया गया है। लेकिन जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो बहुत दिनों से अयोगवाह को एकदम स्वर के साथ ही लिखा जाता है। देखना अ लिखते हैं तो उसमें अंग और अ लास्ट में होता है, तो अयोगवाह और स्वर एक साथ ही लिखे जाते हैं। तो हम 13 वहां काउंट करते थे और कहते थे कि स्वर 13 होते हैं। लेकिन आधुनिक काल में, आधुनिक समय में हम क्या देख रहे हैं कि स्वर की संख्या कितनी बताई जा रही है, 11, और 2 यहां बताया जा रहा है ना, और यहां पर कितना बताया जा रहा है, 39। अब कुल मिला के कितना हो जाएंगे, क्या लगता है, जोर जोर आ रहा है ना तुम लोग, कितना हो जाएगा, 52। और हम ये कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है, 52 है। अब इसमें भी कई जगह विवाद मिलेगा। कई जो हिंदी के जानकार हैं वो इसको अलग अलग तरीका से सोचते हैं और काउंट करते हैं। कमता प्रसाद हैं जो कि बहुत फेमस हैं, और उनका क्या कहना है कि हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो 46 है। और जब मैं बचपन में 6 क्लास में था तो कई वर्षों तक इसी बात को दोहराते रहा कि अंग्रेजी में 26 होते हैं और हिंदी में 46 होते हैं। चूंकि कमता प्रसाद बहुत फेमस आदमी हैं, उन्होंने 46 कह दिया तो हमें वो मानना पड़ता है। और वो 46 कैसे डिसाइड किया था, 11 ये इसको, 11 इसको, और यहाँ पे उन्होंने 35, ये 39 है ना, ये 39 है ना, यहां से उन्होंने कितना लिया था, 35। तो 39 में से 35 लिया तो छोड़ा कौन कौन चीज, तो कक्षा, त्र, ज्ञ और स्र, 4 को छोड़ दिया था, है ना। तो इसलिए इन्होंने 35 लिया और यहां से 11 ले लिया। अब देखो कमता प्रसाद भी अयोगवाह को नहीं ले रहे हैं व्यंजन स्वर के साथ, है ना, क्योंकि 11 और 35 कितना होता है, 46। तो एक तो ये आधार बन जाता है कि हमको स्वर 11 है अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि कमता प्रसाद भी बहुत दिनों से वही काउंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से कई लोग हैं जो कि अलग अलग प्रकार से इसको काउंट करते हैं। हमको उतने पेचीदा चीजों में नहीं जानना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। कैसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछा जाए, अगर जितना पूछा जाएगा उतना मैं आपको बता दे रहा हूं कि हिंदी वर्णमाला में कमता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या, तो कह देना 46। और हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि के आधार पर वर्णों की संख्या तो 52। देवनागरी लिपि जहां लग गई तो हम क्या कहेंगे, 52। या ऐसा पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो हम कह देंगे भाई 52 है। इसमें ज्यादा हमको पेच नहीं लगाना, कोई दिक्कत। और ये कितने प्रकार के होंगे, तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह मुख्य रूप से 2 प्रकार के, सामान्य रूप से अगर पूछा जाए तो 3 हो जाएंगे। तो हम इसको ध्यान रखेंगे, अगर सामान्य लिखा रहे, सामान्य रूप, तो 3 कह देंगे, और मुख्य रूप लिखा रहे, मुख्य रूप से कितना हो जाएंगे,
तो इसमें 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से 2 और सामान्य रूप से 3, टोटल 52, कमता प्रसाद के अनुसार 46। तो इतनी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन कि संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में अक्षर की संख्या, तो 52 तो टोटल हमने मान लिया, और संयुक्त व्यंजन 4 को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 48, है ना। तो अगर हमने निकाल दिया संयुक्त व्यंजन तो संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो हम 48 भी कहेंगे, तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है, संयुक्त व्यंजन को छोड़कर तो 48, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये सब हमको पता है। कोई दिक्कत इतना में किसी को दिक्कत, नोट करने वाला भी नहीं है ना, ये तो याद ही रहता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर के बारे में, स्वर किसे कहते हैं, फिर व्यंजन के बारे में, फिर अयोगवाह के बारे में, ठीक है। पर ये बहुत कट टू कट बात है कि अगर पूछा जाए अयोगवाह की संख्या कितनी है तो 2, और कौन कौन, तो अंग और अ, अंग और अ, ये 2 जो हैं ये अयोगवाह, इनको दिया गया है संज्ञा। अयोगवाह का क्या मतलब होता है, इनकी दोहरी प्रकृति होती है। अयोगवाह का क्या है, प्रकृति दोहरी प्रकृति है। कैसा प्रकृति है, दोहरी प्रकृति। अयोगवाह का दोहरी प्रकृति है। दोहरी प्रकृति किस प्रकार से है कि अंग अगर बोलना है तो अंग, अनुस्वार और विसर्ग इसको बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो लिखा गया है ना वो अ के सहयोग से लिखा गया है, और ये जो लिखा गया है ना अ के सहयोग से लिखा गया है, बोला है ना। तो अ के सहयोग से लिखा गया है तो कुछ लोग इसको क्या कहते हैं कि यह है व्यंजन, क्योंकि इसको किसके सहयोग से लिखा गया है, हाँ, स्वर के सहयोग से लिखा गया है। तो कुछ लोग इसको काउंट करेंगे कि ये व्यंजन है, और चूंकि ये बोलने पर इसकी अगर बोला जाए अंग, है ना, तो इसको ये स्वर के जैसा लगता है, तो इसलिए इसको स्वर की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें दोहरी प्रकृति हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में दोहरी प्रकृति रखने वाले वर्ण 2 हैं, अंग और अ, इसको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम निश्चित ही ध्यान रखना है। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में दोहरी प्रकृति के कौन वर्ण है, और निम्न में अयोगवाह कौन है, तो कंप्लीट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। स्वर क्या है, तो स्वर वह है जो बिना किसी के सहयोग के बोला जाए, स्वतंत्र होता है ना ये। तो इसके परिभाषा में हम स्वतंत्र शब्द जोड़ सकते हैं, यानी वैसा वर्ण, हिंदी वर्णमाला का वैसा वर्ण जो स्वतंत्र होता है ना। यह किसी के सहयोग के बिना बोला जाता है, किसी का सहयोग इसको चाहिए ही नहीं। जैसे अ बोलना है तो अ निकलता है ध्वनि, और हमें किसी की सहयोग नहीं चाहिए और हम बोल पाते हैं, है ना। देखना गूंगा भी अ का उच्चारण कर लेता है ना। तो और इसमें एक और होता है परिभाषित करने के लिए कि वैसा वर्ण, हिंदी वर्णमाला का वैसा वर्ण जो जिसका उच्चारण जब हम करते हैं ना तो वो निर्बाध बाहर निकलता है। निर्बाध बाहर निकलने का मतलब क्या है कि कहीं रुकावट नहीं होती है हमारे शरीर में, वो निर्बाध रूप से बाहर निकलता है, बिना रुकावट के बाहर निकलता है। तो इसलिए इसको हम 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो निर्बाध बाहर निकलता है, निर्बाध मतलब उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं, और एक दूसरा कि ये स्वतंत्र होता है, इसको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं। तो 2 इसकी परिभाषा हम रख सकते हैं। संख्या कितनी है, 11। कहीं कहीं आपको मिलेगा ना, बताओ कुल संख्या कितनी है, तो कुल पे भी अगर पूछा जाए ना तो तेरे कहने से बचना चाहिए, 11 ठीक है। अगर 11 ऑप्शन रहे तो 11 हमको मानना है ना, क्योंकि अयोगवाह अब इसको कंप्लीट कहा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। व्यंजन की बात है तो व्यंजन में हम क्या देखते हैं, वैसा हिंदी वर्णमाला का वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी हो गई, 39। और इसमें मूल व्यंजन लगा देते हैं, तो मूल व्यंजन लगा देंगे जब मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 35 करते हैं, और इसका जो संयुक्त व्यंजन है उसको छोड़ दिया जाता है ना। तो यहां भी आप ऐसा सोच सकते हो कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो 11, और कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो 13। पर ये काउंट करते हैं तो, पर अब ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने का। वो क्या पूछते हैं, मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 काउंट करना है ना। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 34। और कुल वाला बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आ भी जाए तो आधार देखना है और उसके आधार पे आपको टिक करना है। और मैं ये कहूंगा कि अगर स्वर दिया हुआ है
अब पूछ रहा है कि कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 ही मार के, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अयोगवाह की संख्या दिया जा चुका है, कंप्लीट सारे किताबों में अभी लिखी जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कुल चाहे या मूल, दोनों में हम 11 को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन व्यंजन में हम रुकेंगे। व्यंजन में क्या है, अगर मूल पूछे तो 35 और कुल पूछे तो 39। अयोगवाह में कुल पूछे या मूल पूछे दो ही है। अब परिभाषा हमने जान ही लिया। तो या अब देखो, इसको परिभाषित करने के लिए क्या हम इसको परितंत्र बोल सकते हैं? पारितंत्र नहीं है, ये परितंत्र है। परितंत्र मतलब गुलाम होता है ना। तो हिंदी वर्णमाला का वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। किसके सहायता से? स्वर की सहायता से। तो हम उसको बोलते हैं व्यंजन। इसके उच्चारण में निर्बाध होगा कि नहीं? निर्बाध ये नहीं है, इसमें बाधा उत्पन्न होता है ना। तो बोलते हैं तो बहुत सारे शरीर का अंग जो होते हैं वो स्पर्श करते हैं, घर्षण होता है, तो इसमें बाधा उत्पन्न होता है इसको बोलते समय, व्यंजन को। तो हम लोग इसको निर्बाध नहीं कह सकते। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि निम्न में निर्बाध है, निर्बाध वर्ण, तो उसमें ऑप्शन देखेंगे तो स्वर को हम टिक करेंगे, क्योंकि स्वर का उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं होता। व्यंजन को उच्चारण करते हैं तो उसमें बाधा होती है। कोई दिक्कत? अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्वर की संख्या 11 है, ठीक है, अयोगवाह की संख्या 2 है, व्यंजन की संख्या 39 है, मूल व्यंजन 35 है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद के अनुसार 46, संयुक्त व्यंजन को छोड़ दिया जाए तो 48, और कुल वर्ण अगर पूछ दिया जाए देवनागरी लिपि के अनुसार तो कितना कहेंगे? 52 कहेंगे। स्वर वर्ण का परिभाषा क्या है? हिंदी वर्णमाला का वैसा वर्ण जो बिना किसी के सहयोग के बोला जाता है, जिसको उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ये निर्बाध होते हैं। व्यंजन में जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अयोगवाह में हम क्या कह सकते हैं? जो दोहरी प्रकृति के होते हैं और स्वर और व्यंजन दोनों का गुण रखते हैं, ठीक। और समान रूप से अगर वर्णमाला का विभाजन पूछा जाए तो 3, और मूल रूप से पूछा जाए तो 2। तो इतनी सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। अभी हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण जो होते हैं इसको हम बांटते हैं कई आधार पर। 10वीं बारी में आप लोगों को जब पढ़ाया गया था, 10वीं में खास तौर पे, तो उसमें हम स्वर के प्रकार नहीं पढ़े थे, व्यंजन का पढ़े थे कि उसमें कवर्ग है, चवर्ग है ना, वर्गीय व्यंजन पढ़े थे। उसके बाद हमने घोष, सघोष ये सब भी पढ़े थे, प्राण के आधार पर भी कुछ पढ़े थे। तो वहां तो इसका पढ़े थे, हालांकि उसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन स्वर का नहीं पढ़े थे। स्वर को प्रकार में जब हम देखेंगे तो इसमें इसका 6 प्रकार है। कितना? 6 प्रकार। कैसे 6 प्रकार? तो एक आपको ध्यान रखना है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर, कि अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं मात्रा काल के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर। तो बहुत सारे किताबों में उच्चारण या मात्रा लिख दिया गया है, मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, लेकिन हम इसमें काल जोड़ेंगे। काल मतलब समय होता है। तो वर्णों के उच्चारण में, स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा काल के आधार पर हम स्वर को विभाजित करते हैं। तो एक वो तरीका है। दूसरा इसमें तरीका है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर कि अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो ओठ की आकृति कैसी हो रही है, क्या वो गोल हो जा रहा है कि कैसा हो रहा है, ओष्ठाकृति के आधार पर। उसके बाद हम जिह्वा के आधार पर भी बांटते हैं इसको, जिह्वा के आधार पर, है ना। जीभ का प्रयोग कहां कहां हो रहा है, क्योंकि आप देखते हो जीभ ऐसा होता है ना। तो एक तो देखो ये पिछला भाग है पश्च, ये मध्य, और ये अग्र बुल्हाना, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। तो हम किसी स्वर वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ का आगे वाला भाग काम कर रहा है, बीच वाला या अंत वाला, माने पश्चिम वाला कौन यूज हो रहा है, तो उस आधार पर भी हम इसको बांटते हैं। उसके बाद बांटने का और तरीका है, एक तो जाति के आधार पर हम इसको बांटते हैं, हालांकि इसको कहना ज्यादा अच्छा रहेगा जन्म के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। और एक और का है जाति के आधार पर, है हाँ, जन्म के आधार पर, एक जाति के आधार पर, है ना। जन्म या उत्पत्ति कहो या जाति कहो, तो कितना हमने आधार बांधा, उच्चारण या मात्रा काल, ओष्ठाकृति, जिह्वा, जन्म, उत्पत्ति और जाति।
और क्या हो सकते हैं, और कोई आधार? छठा आधार क्या है? छठा आधार क्या हो सकता है? एक होता है मुख बीवर, मुख बीवर या प्रयत्न, मुख बीवर या प्रयत्न के आधार पर, ये 6 आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं। तो 6 आधार जो है, 6 आधार में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अच्छे लेवल के यहाँ क्वेश्चन होते हैं। कंपटीशन वगैरह में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। स्टेट बोर्ड जो एग्जाम है 10वीं 12वीं तो कम पूछते हैं यहाँ से, मतलब 10वीं में तो नहीं के बराबर पूछते हैं। ठीक है, तो अगर उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर अगर बताया जाए तो इसके आधार पर जो स्वर वर्ण है ये 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर। कौन कौन है? आपने पढ़ा ना, मूल स्वर, मूल स्वर या मौलिक स्वर या ह्रस्व स्वर। ये ना यहां से क्वेश्चन आता है 10वीं में कि निम्न में ह्रस्व स्वर है। और क्या पूछा जाता है? उत्पत्ति के आधार पर भी पूछा जाता है। तो मतलब देखो 10वीं में 12वीं में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो कंपटीशन वाला एग्जाम है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है। तो 10वीं वाले को भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और क्या पूछते हैं यहां से? लघु स्वर, इसी को और क्या बोलते हैं? लघु स्वर, मौलिक स्वर, मौलिक स्वर इसका नाम है ना? और इसमें आधार क्या है? और आधार है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहो या गुरु स्वर इसको बोलते हैं, गुरु स्वर, या इसको बोलते हैं बड़ा स्वर, या इसको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक, इसको एक मात्रिक बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर है प्लुप्त स्वर, पढ़े थे 10वीं में? प्लुप्त गलत हो गया क्या? प्लुप्त स्वर या इसी को बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। तो त्रिमात्रिक स्वर हो गए। तो उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मौलिक स्वर या एक मात्रिक स्वर। इसका नाम है अलग अलग, जैसे भारत का 4 नाम है ना, है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यावर्त, इसी तरह से इसका नाम है। और जो दीर्घ स्वर है उसका ये 4 नाम हो गया, और प्लुप्त स्वर कहो या त्रिमात्रिक स्वर कहो, ये एक अलग प्रकार है। तो उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर हम स्वर को 3 प्रकार से बांटते हैं। फिर से सुनना, स्वर जो 11 हैं, इन 11 को 6 आधार पर पहले बांटते हैं। ठीक है, तो ये 6 आधार जो हैं उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर कि हम बोलने में कितना समय लग रहा है, तो उस आधार पर हम 11 को बांटेंगे इसमें उच्चारण के आधार पर। उसके बाद जब ओष्ठाकृति होगी तो इन 11 का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो किसको उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति कैसा हो रहा है, गोल हो जा रहा है कि गोल नहीं हो रहा है, इसके लिए इसका प्रयोग होता है ओष्ठाकृति में वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो वृत्त जैसा हो जा रहा है कि अवृत्त जैसा, जैसे ओ कहना, ओ तो गोल हो जा रहा है वृत्त जैसा, तो ओ वृत्ताकार में हम जब रखेंगे तो वृत्त में रखेंगे। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार में आएगा क्या? ओ, ये वृत्ताकार है। तो 11 को इसमें रखेंगे कि कौन वृत्ताकार है कौन अवृत्ताकार है। उसके बाद जब हम जिह्वा के आधार पर बांटेंगे तो 11 को जिह्वा के आधार पर बांटेंगे कि इसमें से कौन जो आगे से बोला जा रहा है, कौन मध्य से बोला जा रहा है और कौन पश्च से बोला जा रहा है, पूरे 11 को बांटेंगे, है ना। अब फिर हम जाति के आधार पर देखेंगे कि 11 में से कौन है जो जाति के आधार पर है, और जाति के आधार पर मतलब उसको सजातीय और विजातीय में बांटते हैं, 2 प्रकार है इसमें। और मुख विवर या प्रयत्न के आधार पर फिर देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से हो रहा है। तो 11 को बांटना है, इसको बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आते हैं यहाँ पर उच्चारण काल या मात्रा काल में क्या है कि बोलने में कितना समय लग रहा है। तो 11 जो है, 11 अ में क्या आप देख रहे हो जो स्वर है मूल स्वर, तो इसमें 11 को बोलने में सेम समय तो नहीं लगेगा। जैसे अगर हम बोले अ और आ तो दोनों में अलग अलग समय लगता है। अ को बोलने में कम समय लगेगा और आ को बोलने में ज्यादा समय लगेगा। और इसमें भी देखो एक छोटी होता है और एक बड़ी होता है, दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसको उच्चारण करते समय अलग अलग बोलना है। मैं आपको बताया था कि ई बोलना है तो बोलना है ई, और जब इसका उच्चारण करना थोड़ा ज्यादा खींचना है ई,
है ना। तो इसमें अगर इसका सहयोग करके लिखा जाए, ये वाला की है और ये वाला की है, इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, की इसको थोड़ा खींचना है क्योंकि बड़ी ई है इस, समझ रहे हो। तो मूल स्वर की जब बात होगी, ह्रस्व स्वर, लघु या मौलिक या एक मात्रिक स्वर की बात होगी, तो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, कम से कम समय लगता है, सबसे कम समय, मतलब उससे कम में बोल नहीं सकते, तो वैसे स्वर को हम मूल स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर क्या है, वैसे स्वर जिसका उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितना मात्रा, 2 मात्रा, या हम इसको बोल सकते हैं कि मूल स्वर के दुगुना समय लगता है, क्योंकि ये एक मात्रिक है, 2 मात्रिक है। और वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, या मूल स्वर के तिगुना समय लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिमात्रिक स्वर। तो ये 11 को हम बांटेंगे कि मूल स्वर कौन कौन है, दीर्घ स्वर कौन कौन है और प्लुप्त स्वर कौन कौन है। तो इस तरह से हम इसको बांटते हैं और अभी हमको यही देखना है, ठीक है। तो मूल स्वर में आपको याद रखना है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, लघु, मौलिक, एक मात्रिक स्वर में हम रखते किसको किसको है, तो अ रखते हैं। क्या रखते हैं, अ, यहां लिख दें, यहां ठीक रहेगा, अ लिख दिया, अ होता है। आपको क्या लगता है, आ होगा या नहीं, नहीं होगा, क्योंकि देखो अ बोलना है तो एक समय लग गया और आ बोलना है तो थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, तो हमको वैसे बोलना है जो अ जितना बोलने में समय लगता है। तो छोटी ई रख सकते हैं, छोटा ई रख सकते हैं और छोटा ऊ रख सकते हैं और एक री रख सकते हैं, है ना। कुल संख्या कितनी हो गई, 4। और इसमें कहीं दुविधा नहीं है, दुनिया के हर किताब में लिखा गया है। अगर किसी किताब में लिखा है नहीं कि 5 होते हैं तो मैं उसी समय बोलूंगा इसको फाड़ के फेंक दो। मुझे पूरा विश्वास है लिखा ही कहीं नहीं होगा। तो मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। और 10वीं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में मूल स्वर है ना। तो मूल स्वर ध्यान रखना है, या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, मौलिक स्वर, एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी है, 4। अ, छोटी बड़ी, सॉरी, अ, छोटी ऊ और री, 4 हो गए। अब जो शेष बच गए वो सारे के सारे दीर्घ में आएंगे। तो कहोगे प्लुप्त में कौन है, प्लुप्त में कौन है, तो प्लुप्त में अभी बात करेंगे। अब 11 का है ना, ये देखो 11 है ना, 11 में कौन कौन आते हैं, अ का ऊपर वाला, तो आपको पता ही है। अ के बाद इसमें किसमें क्या रख लेंगे, आ रख लेंगे, बड़ी रख लेंगे और बड़ा ऊ रख लेंगे, बोलो बड़ा ऊ रख लिए। उसके बाद ए ओ और औ, तो ये जो है कितना है संख्या इनकी, 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई, 7। और प्लुप्त स्वर में जब हम किसी का बुलाते हैं, किसी को हे राम, या कोई तान लेते हैं, कोई गाना वाना गाते हैं ना, है ना, कोई गाना गाना होता है जिसमें आ करते हैं, बहुत सारे सिंगर लोग होते हैं, जब हाँ जब बोलते हैं तो शुरू में जब स्टार्ट करते हैं लगता है पूरा खींच रहे हैं। तो ये जो है ना, जैसे ओम का उच्चारण करना, ओम ऐसे, तो एक ही शब्द है लेकिन उसको बोलते जा रहे हैं। तो ऐसा अगर करना होता है तो हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। और ओम लिखना होता है, देखो ओ ऐसे लिखा, संस्कृत में ऐसे खूब लिखे जाते हैं, तो ओम हम ऐसे लिखते हैं, ओम। तो ओम का एक तो चिन्ह है, ऐसे कर दो, है ना। तो अब इसको बोलना है तो इसमें पता नहीं चलेगा कितना मात्रा देना है, लेकिन जो गाना लिखने वाले होते हैं उनको पता है कि यहां कितना खींचना है और यहां कितना खींचना है। उनमें ओम नहीं रहता है, कोई और रहता है, संगीता होगा, गीता होगा, कुछ नाम रहेगा, उसको बुलाना है तो कितना टान से खींचना है तो उसमें देंगे। अब मान लो 2 को दे दिए हैं तो उस हिसाब से खींचना है, 3 को दे देंगे, 4 को दे देंगे तो उस हिसाब से खींचेंगे। और आप गाना वाला किताब खरीद लो, 15 अगस्त में हम लोग कभी कभी खरीदते थे, मतलब जब बच्चे थे, 26 जनवरी में खरीदते थे, तो उसमें ना ये वाला आता था, एस रहता था, है ना, एस रहता है। तो ये भी वो एक ही बात है, दोनों एक ही है ना। ये जहां दिया रहे तो क्या समझना है, खींचना है। जैसे मान लो अगर हमको कहना है हे राम, चाहे राम अगर बोलते रहना राम, चाहे किसी को बुलाना ओ राधा, जोर से बुलाना है किसी को, तो हमको उसमें राधा के पास एस लगाना है, चाहे 3 देना है नीचे वाला, हिंदी वाला 3,
है ना, ये नीचे भी आना चाहिए, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका प्रयोग हम ज्यादा कहां करते हैं, संस्कृत में। अगर आपसे पूछा जाए पुलुप्त स्वर क्या है, तो पुलुप्त स्वर में हम इतना बोलेंगे कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। इसका दूसरा परिभाषा, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय लगता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे ओम, राम, राम कैसे लिख देंगे, रा, ये इसमें करेंगे फिर इधर म लगाएंगे, ऐसा। राधा बोलना होगा तो रा, रा, और उसके बाद ये 3 जैसा दे दो, आधा दे दो, ऐसा। मोहन बोलना है तो मोहन, ऐसा कर देंगे, मतलब ये रहेगा, ठीक है। राम, राम जो है, राम में अगर लिखना है तो रा, 3 गो ऐसा दे देंगे, 2 गो दे देंगे, जितना आपको देने की जरूरत पड़े, जितना आपको खिंचवाना है उस हिसाब से इसको लिखते हैं। तो हम अभी क्या बोल रहे थे, पुलुप्त स्वर। तो पुलुप्त स्वर का हमने परिभाषा 2 बताया, एग्जाम्पल हमने बता दिया, और नीचे में हम नोट्स में क्या लिख सकते हैं कि इसका उपयोग संस्कृत में खूब हुआ है, हिंदी में बहुत कम होता है। और हम दूसरा इसमें लिखेंगे किसी को पुकारते समय हम इसका प्रयोग करते हैं, हिंदी में ही किसी को अगर पुकारना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। तो उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ओष्ठाकृति तो कुछ नोट कर लो आप पहले, इसमें उच्चारण काल या मात्रा काल है या स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसका ये प्रकार है ना। तो जितना नोट कर सकते हैं थोड़ा नोट कीजिए जल्दी से, इसको हम करवाते हैं, ठीक है, इसको हम करवाते हैं। आप लोग इसमें से अगर कुछ लिखना है तो लिख लो। अभी हम लोग टॉपिक देंगे स्वर और स्वर के प्रकार, वहां से शुरू करेंगे, थोड़ा नोट कर लेंगे। अभी जो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको संक्षिप्त में नोट करना है।